नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी डाली है। राउत एवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए यह अर्जी डाली गई है। अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर में राउत एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी डाली है। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए वक्त मांगा है, राहत मांगी है। वहीं थोड़ी देर में राउत एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो सीबीआई और ईडी दोनों से जुड़े मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में बंद है। इसको देखते हुए अब उन्होंने राहत के लिए अर्जी डाली है। राउत एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होगी। प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कथित शराब नीति घोटाले मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए राउत एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू की जाएगी। वहां लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये राहत मांगी है। थोड़ी देर में राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। राउत एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए प्रचार प्रसार के लिए अर्जी दाखिल की है। उनको लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार प्रसार में शामिल होना है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया है जेल में, ऐसे में उन्होंने अब अंतरिम जमानत के लिए राउत एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। थोड़ी देर में सुनवाई होगी। आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, अपडेट क्या इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा कथित शराब घोटाले के मामले में तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। और अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया के बारे में, तो मनीष सिसोदिया इस समय ईडी और सीबीआई दोनों की ही मामले में तिहाड़ जेल में है। और सीबीआई के अगर बात करें तो सीबीआई के मामले में आगामी 24 अप्रैल तक वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार की अनुमति मांगते हुए अंतरिम जो जमानत याचिका है वो दायर की है। और इसको लेकर के राउत एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। और इसी को लेकर के 2 बजे की जो समय निर्धारित किया गया था सुनवाई का, ऐसे में जो आशंका जताई जाने के उससे अब से कुछ ही देर में जो इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जब जो है कोर्ट ने खारिज कर दी थी। क्या माना जाए, अब की बार प्रचार प्रसार का हवाला दिया है, क्या माना जाए, कितनी संभावना है कि जो है अर्जी मंजूर हो जाएगी, अंतरिम जमानत मिल जाएगी? देखिए, अगर इस मामले में अगर हम बात करें तो जहां एक और इससे पहले भी जब ईडी ने लगातार जब अपनी बातें रखी थी तो कई बार ईडी की तरफ से दावा किया गया था कि जो मनीष सिसोदिया है वो सबूतों को नष्ट करने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज भी इसी तरह के जो दावे वो ईडी की तरफ से पेश किए जा सकते हैं। वही अगर बीते दिनों की हम बात करें तो के कविता में के समय में ऐसा देखा गया था जब उन्होंने अपने बेटे के इम्तिहान के लिए अंतिम जमानत याचिका दायर की थी, तो उस समय उनको भी कहीं ना कहीं कोर्ट से झटका लगा था। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कोर्ट उन्हें राहत दे पाता या फिर उन्हें भी आज कोर्ट एक बार फिर से झटका देती है। जी अजीत, साथ ही अगर आज कोर्ट उनको उनके पक्ष में एक तरह से बोला जाए उन्हें अंतरिम जमानत नहीं देती है, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, अगर कोर्ट उन्हें अंतिम जमानत नहीं देती है तो उनके पास विकल्प जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे वो जो है जा सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या उनके लिए वो आगे के विकल्प जो है वो उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे वो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले कोर्ट के आज के फैसले का इंतजार करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि ईडी की तरफ से क्या बात दलील रखी जाती है, सीबीआई की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है, या फिर
अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया के जो वकील है उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें जो है वो रखी जाती है। जी अजीत, साथ ही जिस तरह से इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ने अर्जी दाखिल की थी अंतरिम जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी थी क्योंकि सीबीआई और ईडी ने उसका विरोध किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सबूत नष्ट भी किए हैं, हम पे सबूत भी है मनीष सिसोदिया के खिलाफ कि इन्होंने कई सारी जो चीजें हैं वो प्लांट की थी। अजीत देखिए भैया, बिल्कुल जैसा अभी मैंने ये बात कही कि इससे पहले भी जब जमानत याचिका को लेकर के मनीष सिसोदिया कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो उस समय भी ईडी ने अपने दावे में कहा था कि ये जो है सबूत को नष्ट उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं ऐसे में इन्हें जमानत देना कहीं ना कहीं इस मामले को प्रभावित करने का जो है वो बन सकता है। और निश्चित तौर पर क्योंकि वो पूर्व में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे तो ऐसे में अगर वो उन्हें जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ करना या प्रभावित करने का जो काम है वो कर सकते हैं। और यही चीजों का जो हवाला है वो ईडी की तरफ से सीबीआई की तरफ से वो रखा जा सकता है। तो इसीलिए देखना ये होगा कि क्या अजीत, इससे पहले जब शराब नीति घोटाले के मामले में संजय सिंह को राहत दी कोर्ट ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार यही दावे कर रही थी कि संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है। देखिए रिया, अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दौरान नहीं। जब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। शायद इसी का परिणाम रहा कि बीते दिनों जब वो दिल्ली हाईकोर्ट में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो गिरफ्तारी है वो संवैधानिक है, ईडी के पास पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। और इसी का परिणाम रहा कि कहीं ना कहीं इसके कोर्ट की तरफ से झटका लगा और साफ तौर पर जो चुनौती थी वो याचिका जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रद्द करती थी। तो कहा जा सकता है कि संजय सिंह की जमानत हो जाना इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कहीं ना कहीं दोनों मामलों में काफी अंतर जो है वो रह सकता है। बिल्कुल अजीत, तो 1 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को अब देखना होगा क्योंकि अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है। 2 बजे का समय था। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या अदालत उनको जो है राहत देती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर की मां जितना देवी का निधन हो गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और जितना देवी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर की मां जितना देवी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। साथ ही पीड़ित परिजनों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की है। पीएम मोदी ने लिखा है कि पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की बिजनौर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक खबर है जहां सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है इस पूरे मामले में घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बिजनौर से एक खबर बता रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर एक कमेंट करने को लेकर 2 पक्षों में पहले जमकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडे चल गए। इस पूरे मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जमकर लाठी डंडे बरस रहे हैं। 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा है, हाथापाई हो रही है और इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक कमेंट को लेकर हुआ है। तो ये 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरस रहे हैं। पूरा का पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक कमेंट को लेकर है। इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनको काशी विश्वनाथ की प्रतिमा भी भेंट की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने अजय राय को निस्वार्थ राष्ट्र सेवा करने का संदेश दिया। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, संघर्ष सच्चा होगा तो जीत सुनिश्चित होगी। जिसके बाद अजय राय ने दंडवत प्रणाम किया और प्रसाद लिया। नमः पार्वती पते हर हर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया। महाराज को काशी विश्वनाथ की प्रतिमा भी इस दौरान उन्होंने भेंट की। प्रेमानंद महाराज ने अजय राय को कई संदेश भी दिए, निस्वार्थ राष्ट्र सेवा का संदेश उन्हें दिया। 2017 से कोई कामयाबी नहीं मिली। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्हें काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिमा भी भेंट की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रेमानंद महाराज से मिले, उनके दरबार पहुंचे, उनसे आशीर्वाद भी लिया, सीख भी ली। साथ ही महाराज जी को काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिमा भी भेंट की। बस हमारा सिद्धांत है। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने अजय राय से कहा कि निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। हताश मत होइए, हमारी जो आध्यात्मिक प्रार्थना है, हताश मत होइए। हाँ, आप उस पे एक समय होता है। नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा बाबा विश्वनाथ, हाँ, तो प्राण धन है। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहा। अपने कर और विश्वनाथ जी तो है ही ना। हाँ, बिल्कुल मस्त रहे। बस हमारा सिद्धांत ही रहता है ना, कभी बड़ी कृपा रही बिहारी जी की, यहाँ बहुत सेवा करी है मैंने। 2017 से कोई कामयाबी नहीं मिली। केवल हताश मत होइए, हमारी जो आध्यात्मिक प्रार्थना है, हताश मत होइए। हाँ, आप उस पे एक समय होता है। नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा बाबा विश्वनाथ, हाँ, तो प्राण धन है। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहा। अपने कर और विश्वनाथ जी तो है ही ना। हाँ, बिल्कुल मस्त रहे। बस हमारा सिद्धांत ही रहता है ना, कभी बड़ी कृपा रही बिहारी जी की, यहाँ बहुत सेवा करी है मैंने। 2017 से कोई कामयाबी नहीं मिली। केवल हताश मत होइए, हमारी जो आध्यात्मिक प्रार्थना है, हताश मत होइए। हाँ, आप उस पे एक समय होता है। नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा बाबा विश्वनाथ, हाँ, तो प्राण धन है। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहा। अपने कर सीधे आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, चुनावी रैली कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। माता राजराजेश्वरी का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर इस क्षेत्र में पड़ता है। ये क्षेत्र पिथौरागढ़ और गंगोली हाट और अल्मोड़ा, इन सब के मध्य का क्षेत्र भी है, प्रमुख पड़ाव है। ये सरयू घाटी से होता हुआ हमारे आसपास के क्षेत्रों को भी, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, इसका भी एक केंद्र बिंदु है। इस प्रमुख स्थल पर मैं अपनी ओर से आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सशक्त भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और शक्तिशाली भारत के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई अजय टम्टा जी को यहाँ से अब आपके मत और समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आप सब जानते हैं अजय टम्टा जी ने लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो समर्पण भाव से लगातार जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय करना होता है, इस क्षेत्र से केंद्र के लिए जो लाना होता है, उन सब के लिए लगातार पैरवी करते रहे हैं। एक वकील बनकर उन्होंने बहुत साधारण तरीके से, बहुत सहज रहते हुए, सरल रहते हुए इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2014 से जो हमारा ये मानसखंड मंदिर माला मिशन हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, और मुझे खुशी है कि इस मंदिर माला मिशन जो हमारा सर्किट बनेगा और उसका जो प्रमुख केंद्र होगा वो हमारा इसी विधानसभा में पड़ने वाला जागेश्वर धाम होगा, जहां अभी आदमी मोहनदा बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो उनको केवल प्रधानमंत्री जी को बताया था कि हमारे यहाँ पर जो मानसखंड मंदिर माला मिशन और मानसखंड की झांकी जब देश में हमारे वहां कर्तव्य पथ की जो पहली परेड 26 जनवरी की हुई थी 2023 की, उसमें उसको नंबर 1 स्थान मिला था, जिसमें हमारे यहाँ के कलाकारों ने, छोलिया दलों ने पूरे मानसखंड को उसमें दर्शाया गया था। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से जब जिक्र किया उसका, मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक बार जागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आप आएंगे। तो भाइयों बहनों, मैंने उनको एक ही बार कहा और जागेश्वर बाबा ने उनको बुला लिया, और उनके आने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से तेजी से आज हमारा जागेश्वर धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, दर्शन करने वाले हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। और उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत लगाव है। हर बार जितनी बार उत्तराखंड आते हैं, हर बार एक ही बात बोलते हैं कि उन्होंने सबसे पहले केदार बाबा के प्रांगण में कहा कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जहां माड़ा गांव में जाकर कहा, जिसको अंतिम गांव कहते थे, कि माड़ा गांव अब भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माड़ा गांव के जैसे जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सारे गांव अब भारत के प्रथम गांव होंगे। जहां 4 धाम तेजी से आगे बढ़ा, देखिए 4 धाम में आज 56 लाख तीर्थ यात्री पिछले साल आए हैं। आने वाले समय में हमारे इस पूरे मानसखंड के अंदर, कुमाऊं के अंदर जितने हमारे प्रमुख मंदिर है, प्रमुख हमारे धार्मिक स्थान है, उन सब स्थानों की भी यात्रा चलेगी भाइयों बहनों। आदि कैलाश की यात्रा चलेगी। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश भी गए, जौली कौम आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन किए उन्होंने, जागेश्वर धाम के दर्शन करे उन्होंने, गुंजी के जाकर सीमांत के क्षेत्रों को लाभ संवाद किया। भाइयों बहनों, पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश की आजादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे पहाड़ों की चिंता करते हैं, हमारे सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लगाते हैं, सैनिकों को सुविधाएं देते हैं, उनको अच्छे बूट देते हैं, अच्छे जैकेट देते हैं, अच्छे उपकरण देते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। और कहीं दुश्मन की गोली आती है तो गोली का जवाब अब देने के लिए कोई आदेश नहीं देना पड़ता है, बल्कि दुश्मन को गोलियों का जवाब गोलों से देने का भारत का सेना अब काम करती है। इस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है, और दूरदर्शिता की जो भावना है, उससे जो विकसित भारत का सपना है वो साकार होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक देश को दुनिया का विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उदय के लिए काम कर रहे हैं, अंत्योदय का सिद्धांत लेकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार ने कई सारे राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए हैं। हम सभी जानते हैं, बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। अयोध्या में हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। भाइयों बहनों, ये काम हम लोगों को भी इसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है, और ये साक्षी होने का सौभाग्य हमको किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर सर उठाकर नहीं देख सकता है। आज कहीं भी आतंकवादियों के अड्डे चलते हो, अलगाववादियों के, जिहादियों के, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं
हमारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सेना उसी के स्थान पर जाकर, सीमा पार जाकर भी उनको खदेड़ने का, नेस्तनाबूद करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना का मनोबल ऊंचा बढ़ा हुआ है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत की संसद में पास हो जाता है, हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को आगे लाने के लिए। आज नारी शक्ति बंधन जो विधेयक पारित हो गया है, आने वाले समय में 33% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिलेगा। और वैसे भी अभी हम नवदुर्गा नवरात्रि में है, शक्ति की आराधना करते हैं भाइयों बहनों। हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए नारी को प्रथम मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, लखपति दीदी योजना शुरू किया, देश के अंदर इज्जत घर बनाए, प्रधानमंत्री आवासों की चाबी 70% चाबी किसी को दी है तो हमारी मातृशक्ति को दी है, महिलाओं को देने का काम किया है। आज ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम भी उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण विषयों पर भी हम आगे बढ़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। आप सब जानते हैं आज उत्तराखंड का जो नाम है आज पूरी दुनिया में चला गया भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड की अलग पहचान बनती जा रही है। हर एक उत्तराखंड वासी आज हमारी संस्कृति से जुड़ गया है, हमारी विरासत से जुड़ गया है। मैं लंदन गया था, मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारी बहनें, हमारी बेटियां किस प्रकार से, जैसे हमारी आगे चलकर ये बैठी हुई बेटियां बैठी है, ऐसी पोशाक पहनकर, हमारे यहाँ की ब्रह्म कमल की टोपी धारण करके लंदन में लोग, दुबई में लोग, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर आज उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में मैं दनिया तो नहीं आ पाया, उसके बाद भी नहीं आया, लेकिन दनिया के लिए कई सारे काम, कई सारी बातें हमने कही थी, वो सब आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आपने विधानसभा के चुनाव में इस विधानसभा से प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून जो हमने लागू करने का आह्वान किया था, उसके लिए आपने मत समर्थन दिया। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में आपने एक परिपाटी बदली, एक जो मिथक चलता था उस मिथक को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बना दी, एक इतिहास बना दिया भाइयों बहनों। और हमने भी अपना वायदा पूरा करते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करके राष्ट्रपति महोदय की भी आज हमको उसमें स्वीकृति मिल रही है। नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है भाइयों बहनों। नकल विरोधी कानून लागू करने से हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब परीक्षाओं में नकल माफियाओं के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा। तो आप अल्मोड़ा के द्वाराहाट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। वहीं मथुरा से आपको बड़ी खबर बता दें, ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के मां बेटे दोनों की मौत हो चुकी है। दूसरे परिवार से मां और 4 महीने की मासूम बेटी की मौत हुई है। बांके बिहारी जी के दर्शन कर दिल्ली ये परिवार लौट रहा था, उसी दौरान ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक ही परिवार के मां बेटे की मौत हुई है और दूसरे परिवार से मां और 4 महीने की मासूम बेटी की मौत हो गई है। तो बाकी सब पहले मैंने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और एम्बुलेंस में घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए भेज दिया और यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, देखा जा रहा है, जिससे कोई दुर्घटना न घटे। बहराइच से बड़ी खबर, अपहरण, धर्मांतरण और दुष्कर्म मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एसपी ने सख्त रुख अपनाया है। 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की हिदायत दी गई है। वहीं दलित किशोरी का अपहरण, धर्मांतरण, निकाह और सामूहिक दुष्कर्म मामले में एसपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस मामले में एसपी के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस ने पीड़िता और उसकी मौसी को थाने बुलाया, जहां सीओ की पीड़िता की मौसी से नोकझोंक भी हुई। एसपी वृंदा शुक्ला गुरुवार देर शाम पीड़िता के गांव पहुंची।
पीलीभीत। सीधे आपको यूपी के पीलीभीत लिए चलते हैं, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसान भाई हैं, ये जानते होंगे कि किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो, और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए, उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। यहां के लोगों ने किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे, और अपने सिख भाई इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अपना तन मन धन लगा सकते थे, उन्होंने लगा करके इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र बिर्क निकले थे, वहां पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई, और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र बिर्क हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं, इसको बंबई मत बनाओ। बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहां पर। वैसे तो हमारी बंबई शहर अर्थव्यवस्था की राजधानी है। सीधे आपको सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। आदिशक्ति मां दुर्गा के एक स्वरूप मां त्रिपुर बाला सुंदरी का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र मां कुष्मांडा का आज चतुर्थ नवरात्र, आज के इस ऐसे पवित्र दिन पर मेरी विधानसभा के इस ऐतिहासिक गांव बड़गांव के अंदर आयोजित आज की इस जनसभा में हम सबके
लाडले दुलारे यशस्वी मनस्वी तपस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। बल और बुद्धि से आप अपार हैं। जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, और मैं भी आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। जैसे हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेहो क्लेश विकार। ये जातिवाद का क्लेश हर डालिए, ये क्षेत्रवाद का क्लेश हर डालिए, ये संप्रदायवाद और तुष्टीकरण के क्लेश को हर डालिए, और अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं, हम उनको लाएंगे। तो आप सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।